नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके हमारी टीम के द्वारा यह श्रृंखला तैयार की जाती है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करें। और जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जहां पर आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारी टेस्ट सीरीज निर्णायक सिद्ध होगी। तो अगली इसी क्रम में हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। भारत के संवैधानिक प्रावधानों को आधार मानकर जो भारतीय राज्य व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप है, तो वहां से प्रश्न लिया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे कि जो मौजूदा समय में केंद्रीय और राज्य, याद रखिएगा, केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद में जो उसका आकार है उसको कैसे सीमित किया गया है, कितने मंत्री केंद्र में रखे जाएंगे और राज्यों के विधानमंडलों में जो सरकारें बनती हैं वहां पर कितने मंत्री रखे जाएंगे। तो राज्य मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कैसे निश्चित की गई, या मूल प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और लोकसभा के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की मौजूदा राज्य व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का जो आकार है, उसके सदस्यों की संख्या या आकार को मतलब क्या उसके बारे में कौन से प्रावधान किए गए, उसको कैसे सीमित किया गया है, संख्या कितनी रहेगी, तो यह एक संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा है, तो याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, वर्ष 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ। और इसके प्रावधानों को आधार मान करके राज्य और केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। और इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो निचला सदन होगा, याद रखिएगा, संसद का निचला सदन अर्थात लोकसभा और राज्य विधानमंडलों का निचला सदन अर्थात विधानसभा, तो निचले सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 15%, निचले सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 15% जो आकार है तक इसकी संख्या निश्चित की गई है कि 15% जो भी जितने भी सदस्य होंगे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अर्थात विधानसभा में और केंद्रीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में। तो यहां पर आपको याद रखना है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ये केंद्र के लिए बात कही गई है। और राज्यों की विधानसभाओं के बारे में, राज्यों की विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 15%, याद रखना आपको। तो यह संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ, इसका क्रम 91वां है। और इसके द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और राज्य विधानसभा की कुल सदस्य का 15%, अर्थात यहां पर हमें संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है केंद्र और राज्य दोनों में। सन आपको याद रखना है 2003, संशोधन 91वां। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे वैसे जरूर पूछें जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है। जब हम परीक्षा हाल में होते हैं तो वहां पर जब नहीं वाला प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी क्रम में हमें क्या करना, सावधानी पूर्वक कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, और नहीं को हमने अंडरलाइन कर दिया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, केंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। याद रखिएगा, केंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है केंद्रीकरण का उल्लेख नहीं किया गया। याद रखिएगा, जो भारत में नए आर्थिक सुधार हुए थे
तो नए आर्थिक सुधार कब हुए, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, वर्ष 1991 ईस्वी में। वर्ष 1991 ईस्वी में भारत में नए आर्थिक सुधार हुए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और किसके सुझाव पर ये जो भारत में आर्थिक नए सुधार है इनकी नीति बनाई गई, इनको लागू किया गया, तो सलाहकार कौन थे मुख्य रूप से, कौन इसके जनक थे, तो याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये सुझाव दिए गए और इनको लागू किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। सन क्या था, तो 1991 का था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम इस प्रश्न की विस्तार से व्याख्या करेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एलपीजी। एलपीजी, एल का तात्पर्य यहां पर है लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण से, इसका तात्पर्य है लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, उदारीकरण। पी का तात्पर्य यहां पर है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, निजीकरण। और जी का तात्पर्य यहां पर है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी की पॉलिसी के द्वारा वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने का प्रयास किया गया, विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया गया और स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़े आर्थिक सुधारों में इसे गिना भी जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी याद रखना आपको कि इसके जनक कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आरबीआई के पूर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी वो कार्य ग्रहण कर चुके हैं। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। आज की हमारी सीरीज में नहीं वाला प्रश्न या दूसरा है, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नहीं गुजरती आपसे पूछा गया है, तो चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, केन्या, कोलंबिया, ब्राजील और भारत। केन्या, कोलंबिया, ब्राजील और भारत, इनमें का ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है और इसका एक नाम इक्वेटर रेखा भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसे हम सांकेतिक रूप से मान लेंगे उत्तरी ध्रुव का बिंदु है और इसे हम सांकेतिक रूप से मान लेंगे या दक्षिणी ध्रुव का बिंदु है। तो ये हो जाएगी आपकी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। काल्पनिक रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रश्न यहां से पूछा गया है कि यह जो भूमध्य रेखा है या किस देश से नहीं गुजरती है। तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा ग्लोब पर अगर हम देखें तो कुल 13 देशों से गुजरती है। याद रखना आपको, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। देशों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 13। और कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो महाद्वीपों की संख्या हो जाएगी यहां पर 3। कितने महाद्वीप, तो आपको बताना 3 महाद्वीपों से होकर के यह भूमध्य रेखा गुजरती है। अब इन 3 महाद्वीपों में हम बात करेंगे कि किस महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन से ऐसे देश हैं जहां से यह भूमध्य रेखा गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। याद रखना है, एक देश यहां पर है इक्वाडोर, इक्वाडोर। दूसरा है यहां पर ब्राजील, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है ब्राजील। और तीसरा देश यहां पर दिया है कोलंबिया। 3 नंबर पर हो जाएगा कोलंबिया। ये 3 देश हो जाएंगे आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जहां से इक्वेटर लाइन गुजरती है। नंबर 2 पर आते हैं, नंबर 2 पर आएगा अफ्रीका। अफ्रीका, तो अफ्रीका में ऐसे कितने देश हैं जहां से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, देशों की संख्या बताएंगे आप 7। अफ्रीका में कुल 7 देश हैं जहां से होकर के भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। अब एक कौन से देश हैं, तो इसमें याद रखना आपको साओ टेमे और प्रिंसेस। याद रखिएगा, साओ टोमो
साओ टोमो और साओ टोमो और प्रिंसिपे, याद रखिएगा प्रिंसिपे। साओ टोमो और प्रिंसिपे नंबर 1 पर हो गया। नंबर 2 पर जो अफ्रीका महाद्वीप में देश है वहां से होकर के 0 डिग्री रेखा गुजरती है तो उसको हम कहेंगे गैबन, गैबन, गैबन। नंबर 3 पर कांगो गणराज्य, कांगो जो अफ्रीका का एक प्रमुख देश है, कांगो गणराज्य। नंबर 4 पर कांगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, याद रखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नंबर 5, कुल 7 देश यहां पर है। नंबर 5 पर जो आएगा युगांडा, केन्या और सोमालिया, युगांडा, केन्या और 7 नंबर पर आएगा सोमालिया। अब तीसरा महाद्वीप कौन सा है? तो तीसरा महाद्वीप हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में ऐसे कितने देश हैं जहां से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती? तो इनकी संख्या है 3, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव, संख्या यहां पर 3 हो जाएगी। मालदीव, मालदीव नंबर 1 पर होगा। नंबर 2 पर आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और नंबर 3 पर आएगा किरिबाती। कुल मिला के देश हो गए यहां पर 13। महाद्वीपों की संख्या आप बताएंगे 3, महाद्वीपों की संख्या 3 बताएंगे, देशों की संख्या 13 बताएंगे जहां से होकर के 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस वायसराय के द्वारा हड़प नीति को लागू किया गया था? यह प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है। कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके द्वारा हड़प नीति को लागू किया गया था? 4 यहां पर विकल्प दिए हैं, लिटन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, कैनिंग के द्वारा और लैंसडाउन के द्वारा। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो हड़प नीति थी, विलय नीति थी, वह डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। कौन सा वायसराय था? तो डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल क्या रहा भारत में? तो याद रखना है 1848 से 1856 ईस्वी तक। इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज है। इनके समय भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, डाक सेवा का विस्तार किया गया और विलय नीति को इनके द्वारा लागू किया गया। और 1857 की जो क्रांति हुई है उसका माहौल इनके द्वारा ही तैयार किया गया था, यह भी याद रखना आपको। 1857 की क्रांति का मूल कारण अगर कोई वायसराय आपसे पूछा जाए तो आपको डलहौजी का नाम लेना है। डलहौजी के द्वारा जो विलय नीति हुई थी उसमें बहुत सारे राज्यों को विलय कर लिया गया था और मुख्य रूप से अगर हम बात करें, सतारा है, आपका जैतपुर है, संबलपुर है और लखनऊ है, झांसी है, अवध है। इन राज्यों को कुशासन के आधार पर, किसी में दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी योग्य न होने पर या उत्तराधिकारी वयस्क न होने पर, ऐसे तमाम आरोप लगा करके इनका विलय कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। और अगले विकल्प पर माते, अगले विकल्प यहां पर दिए हुए लिटन। लिटन भारत के वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। तो इनका कार्यकाल क्या रहा, इनके समय की क्या क्या उपलब्धियां हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है? तो 1876 से 1880 तक वायसराय के रूप में ये लिटन रहते हैं। 76 से 1880 ईस्वी तक, 80 ईस्वी तक रहते हैं। और ये पूर्वाधिकारी है वायसराय रिपन के और इनके उत्तराधिकारी वायसराय रिपन। ये भी याद रखिएगा, जो 1880 से 84 तक भारत में रहते हैं। इनके समय भीषण अकाल पड़ा था भारत में, ये भी आपको याद रखना है। भीषण अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, ये भी आपको नोट कर लेना है। कैनिंग, अगर हम कैनिंग की बात करेंगे तो कैनिंग 1856 में किसके उत्तराधिकारी बने? तो कैनिंग उत्तराधिकारी बनते हैं डलहौजी के। याद रखिएगा, जो वायसराय कैनिंग थे ये डलहौजी के उत्तराधिकारी हैं। 1856 से 1862 तक भारत में रहते हैं। कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 1862 तक है। और कैनिंग के यहाँ पर 2 कार्यकाल गिने जाते हैं, एक कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में और दूसरा कार्यकाल इनका वायसराय के रूप में।
तो जो प्रथम कार्यकाल इनका है 1856 से 1858 तक, ये गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। याद रखिएगा 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। और 1858 से 1862 तक ये वायसराय के रूप में काम करते हैं। और यह भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि भारत का जो पद हायरार्की थी, जो पद व्यवस्था, पद सोपानक व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें कब बदलाव किया गया, तो आपको याद रखना 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी यहां पर हो जाते हैं। और पहले वायसराय भी कैनिंग को ही जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का शासन किसके हाथों में था, भारत के शासन की सत्ता में केंद्र में कौन था, तब भी आपको जवाब देना है कैनिंग के द्वारा। लैंसडाउन यहां पर अंतिम विकल्प में दिए हुए हैं, लैंसडाउन। लैंसडाउन भारत के एक वायसराय थे, इनका कार्यकाल रहा 1888 से 1894 तक। 1888 से 1894 तक, याद रखिएगा 1888 से 1894 तक वायसराय के रूप में ये सेवा देते हैं, लैंसडाउन। इनके समय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था और भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था किसके समय, आपसे पूछा जाएगा किस वायसराय के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड रेखा को लाया गया, ड्यूरंड रेखा का गठन किया गया, ड्यूरंड रेखा अस्तित्व में आई, तब आपको जवाब देना है लैंसडाउन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी का सेनापति था। चार विकल्प यहां पर दिए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज्र खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था, गुलाम भी था और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक भी था। गुलाम वंश या मामलूक वंश, गुलाम वंश या मामलूक वंश का यह पहला शासक था। और जो गुलाम वंश है वह कब से कब तक चला, तो याद रखना है 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके उत्तराधिकारियों के द्वारा आगे आगे राजत्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया, मामलूक वंश के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते इसमें दिए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। यह भी याद रखिएगा कि खिलजी वंश का पहला शासक कौन है, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के संस्थापक है। और खिलजी वंश का जो भारत में शासनकाल रहा वह कब से कब तक रहा, ये भी आपको नोट करना है, 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। आगे बढ़ते हैं, अगले विकल्प यहां पर दिया हुआ गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के ये संस्थापक थे। तो तुगलक वंश का शासनकाल कब तक रहा, तो 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक, याद रखिएगा। अब अंतिम विकल्प यहां दिया हुआ खिज्र खां। अंतिम विकल्प दिया खिज्र खां। ये सैयद वंश के संस्थापक थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां थे। और सैयद वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, ये भी आपको नोट कर लेना है, 1414 से 1451 तक। 1414 से 1451 तक, याद रखना है। तो यहां पर आप जान गए मध्यकालीन भारत के इतिहास में मामलुक वंश का पहला शासक कौन था, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, तो आपको जवाब देना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था और गुलाम भी था। और गुलाम या मामलुक वंश का जो कार्यकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी
खिलजी वंश के संस्थापक हैं और खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 तक रहा। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं, 1320 से 1414 तक शासन रहा। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं और सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? सिनेमा जगत का सबसे जो प्रतिष्ठित सम्मान है दादा साहब फाल्के, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है अभिनय के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए, तो वह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर है, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? तो 1969 ईस्वी से यह पुरस्कार प्रारंभ है, यह भी याद रखना है। और प्रथम दादा साहब पुरस्कार जो है या पहला सम्मान किसको दिया गया? तो देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। अभी हाल ही में जो गत वर्ष जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया उसका क्रम क्या है? तो 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी रैंक हो जाएगी 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2025 में मलयालम अभिनेता, मलयालम दक्षिण भारत की फिल्मों में बहुत सारा योगदान देने वाले मलयालम अभिनेता मोहनलाल को दिया गया था। किसको? तो आपको याद रखना है मोहनलाल को। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा आपसे पूछा सकता है, तो आप बताएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आज का सही जवाब है सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। वर्तमान में जो पुरस्कार दिया गया जिसकी प्रासंगिकता चल रही, कौन सा क्रम है? तो 55वां है। किसे दिया गया? तो मलयालम अभिनेता मोहनलाल को दिया गया। कब दिया गया? तो 2025 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को आपस में विलय करने की घोषणा की गई? दो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण परियोजना जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। या अभी आपको नोट कर लेना है कि ये जो परियोजनाएं हैं कब शुरू की गई, और इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के एक बहुत बड़े निर्णय के द्वारा आपस में विलय कर दिया गया। तो कौन से वर्ष में इस विलय की घोषणा की गई? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। वर्ष 2014 में, 2016 में, 2020 में या 2023 में? तो याद रखना आपको, वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनों परियोजनाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हम अभी पूर्व में आपको बता चुके हैं 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में ममता वर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? बहुत चर्चित है ममता वर्मा जी, तो उन्हें किस पद पर नियुक्ति मिली है? डीआरडीओ का महानिदेशक बनाया गया है, डीडी न्यूज का महानिदेशक बनाया गया, भारत सरकार का विदेश सचिव नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि ममता वर्मा जी को डीडी न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, डीडी न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया गया है ममता वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, डीआरडीओ के जो वर्तमान में प्रमुख है महानिदेशक, उनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं वर्तमान समय में। भारत की विदेश सचिव हैं, भारत के जो विदेश सचिव वर्तमान में है कौन है? तो ये भी आपको याद रखना, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारा अंतिम विकल्प है महिला आयोग की अध्यक्ष, तो विजया किशोर रहाटकर जो है वो भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। विजया किशोर रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। हम एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। अभी हाल ही में ममता वर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपको दिए गए थे, तो ममता वर्मा जी की नियुक्ति की गई डीडी न्यूज के महानिदेशक के पद पर। विकल्प के तौर पर यहां दिया डीआरडीओ का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो सही जवाब है समीर वी कामत। भारत का विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? विजया किशोर रहाटकर।
आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया जो बहुत चर्चा में है? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा? तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम पंखुड़ी रखा गया है, और इसे अभी गत 9 जनवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा महिला बाल विकास मंत्री के पद पर कौन आसीन है? तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। यह भी आपको नोट करना है। इसके माध्यम से डिजिटल रूप में महिलाओं के पोषण, बच्चों के पोषण, महिला सुरक्षा जैसी तमाम नीतियों को लागू किया जाएगा, उनको आसान बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 2000 ईस्वी में, 2003 में, 2014 में और 2010 में? तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है जो प्रवासी भारतीय दिवस है वह प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, मनाने का जो प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003 में हुआ था। अब ये भी हम जान लेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी कहां से वापस आते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और वर्ष नोट करिएगा वर्ष 2015 तक, 2003 से शुरू है, 2015 तक यह सम्मेलन वार्षिक मनाया जाता था, और 2015 से यह मनाया जाता है द्विवार्षिक। वर्ष 2015 से मनाया जाता है द्विवार्षिक। इस सम्मेलन का मनाने का क्रम क्या हो गया? द्विवार्षिक। 9 जनवरी वर्ष 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 से लेकर के 2015 तक यह सम्मेलन वार्षिक मनाया गया, और 2015 के बाद यह सम्मेलन द्विवार्षिक मनाया जा रहा है। हमारी यह सीरीज आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।